नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। प्याज एक्सपोर्ट बैन है, से किसानों का बड़े स्तर पे नुकसान हो रहा है। तो इसी तरीके से वीट एक्सपोर्ट बैन भी है, इस वजह से भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वहीं चावल एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा हुआ है और उसका नुकसान भी किसानों को उठाना पड़ रहा है। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि कैसे सरकार जो है वो देश की खाद्य महंगाई पर पैनी नजर बनाई हुई है और किसानों को जो नुकसान हो रहा है उससे बेखबर है। सबसे पहले बात, आज भारत सरकार ने भारत ब्रांड चावल लॉन्च किया है। इससे पहले केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मंत्रालय ने चावल स्टॉक पर लिमिट लगाने की तरफ बढ़ते हुए चावल व्यापारियों से प्रत्येक शुक्रवार को चावल स्टॉक की जानकारी देने को कहा था। वहीं पूर्व में सफेद चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया था, इसके बारे में आप सब जानते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो 13 मई 2022 को केंद्र सरकार ने गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही गेहूं पर स्टॉक लिमिट भी लगा दी गई थी। इसी तरह 7 दिसंबर को केंद्र सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। उत्पादन में आई कमी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मांग हो या घरेलू बाजार में महंगाई को नियंत्रित करते हुए केंद्र सरकार इस तरह के फैसले ले रही है। मुख्य कारण इस तरह के फैसले का यही है कि आम उपभोक्ता को या आम आदमी को सस्ते खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाए। बेशक इस फैसले से आम आदमी को बड़ी राहत मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस फैसले से देश के किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहां पर यह ध्यान देने की जरूरत है, इस पर मैं बहुत जोर देने की बात कहूंगा कि यहां पर यह ध्यान देने की जरूरत है कि किसानों का प्रमुख काम जो है वो या कहूं या उनके जो आय का मुख्य स्रोत है वो खेती से होने वाली उपज ही है। ऐसे में महंगाई नियंत्रण के जो सरकारी प्रयास हो रहे हैं उससे किसानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल यही है कि सरकार की जब पैनी नजर खाद्य पदार्थों की बढ़ती महंगाई पर है तो ऐसे में किसानों को हो रहे नुकसान से नीति निर्माता आखिर क्यों बेखबर है। आइए इसी सवाल के साथ सरकार के महंगाई नियंत्रण के प्रयासों पर बात करते हैं, साथ ही साथ जो किसानों को नुकसान हो रहा है उस पर भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे या एक राय रखने की कोशिश करेंगे कि क्या होना चाहिए जिससे किसानों को भी फायदा हो। सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार कैसे देश में खाद्य पदार्थों की महंगाई पर नियंत्रण कर रही है। संसद के बजट सत्र में केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता व सार्वजनिक वितरण मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि भारत सरकार यानी कि जो भारत सरकार का खाद्य उपभोक्ता विभाग है वो तकरीबन पूरे 550 सेंटरों के माध्यम से 22 जो खाद्य आवश्यक वस्तुएं हैं उनके दामों पर नियंत्रण कर रहा है। ये जो नियंत्रण की जो कोशिश है निगरानी कर रहा है, जो 22 आवश्यक खाद्य वस्तुएं हैं उनके दामों की निगरानी कर रहा है। और ये निगरानी राज्य सरकारों, केंद्र शासित के जो प्रशासनिक केंद्र शासित प्रदेश है उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या उनके जो प्रशासनिक जो उनका प्रशासन है उसके माध्यम से जो 22 आवश्यक खाद्य वस्तुएं हैं उनके रिटेल व थोक दामों पर प्रतिदिन निगरानी की जा रही है 550 सेंटरों के माध्यम से। खाद्य उपभोक्ता व सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में यह जानकारी दी है और उन्होंने आगे कहा है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतें अस्थिर होती हैं, यानी कि खाद्य वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती घटती रहती हैं। उसके पीछे उन्होंने जो कारण बताया है कि मौसम में बदलाव, आपूर्ति में कमी, जमाखोरी, इंटरनेशनली दामों में बढ़ोतरी इसका मुख्य कारण है। साथ ही उन्होंने आगे कहा है, इस बात पर बहुत जोर देने की जरूरत है कि साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार जिस तरीके से प्रतिदिन 550 सेंटरों से 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दामों में निगरानी कर रही है और जो उसकी प्रतिदिन रिपोर्ट आती है उसके विश्लेषण के आधार पर ही खाद्य स्टॉक लिमिट लगाना, एक्सपोर्ट बैन, इंपोर्ट पॉलिसी में बदलाव जैसे फैसले लिए जाते हैं। सीधी सी बात है कि जो गेहूं, चावल
गेहूं चावल एक्सपोर्ट बैन हुआ है, स्टॉक लिमिट जो लगाई गई है और प्याज एक्सपोर्ट बैन जो फैसला लिया गया है वो इन 550 सेंटरों की रिपोर्ट के आधार पर ही लिया गया है। और ये जो रिपोर्ट इस 550 सेंटरों की आती है, जो देश भर में 550 सेंटर हैं जिन्हें प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर कहा जा रहा है, उनकी रिपोर्ट से ही किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। वहीं उन्होंने आगे से, ये बहुत दिलचस्प है, इसको आपको समझना होगा कि वहीं उन्होंने अपने सवाल के जवाब में आगे कहा है कि इस पूरे प्रोसेस पे, यानी कि आम उपभोक्ताओं को कृषि बागवानी वस्तुओं में अत्यधिक मूल्य अस्थिरता का सामना ना करना पड़े, यानी कि जो दामों का नुकसान उठाना पड़ता है आम उपभोक्ताओं को, लगातार जो महंगाई बढ़ती है, जिनके रेट में बढ़ोतरी होती है, उसका नुकसान ना उठाना पड़े, इसके लिए मूल्य स्थिरीकरण योजना 2014-15 में शुरू की गई थी, जिसे पीएसएफ कहा जाता है। पीएसएफ के तहत बफर बाजार में हस्तक्षेप करने और उसको बाजार में जो दाम बढ़ रहे हैं उसको हतोत्साहित करने के लिए दालों और प्याज का स्टॉक बनाया रखा गया है, जिसके तहत अब तक कुल 27,489 करोड़ रुपए बजटीय सहायता दी गई है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पीएफएस के तहत अब तक इस साल 7 लाख मीट्रिक टन प्याज का बफर स्टॉक बनाया गया है। ये साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही है दिलचस्प, कि वहीं प्याज एक्सपोर्ट बैन के बाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि प्याज एक्सपोर्ट बैन से किसानों को पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ा है। इसका भी जिक्र उन्होंने अपने जवाब में दिया है। वहीं खाद्य उपभोक्ता व सार्वजनिक वितरण मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सदन में जो जानकारी दी है, उन्होंने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उठाए गए कदमों की ये जानकारी दी है, लेकिन इस तरह के फैसलों से किसानों को जो नुकसान हो रहा है उस पर सरकार पूरी तरीके से बेखबर नजर आती है। इसको समझना होगा कि किस तरीके से, किस फैसले से कितना किसानों को नुकसान हुआ है, जो अभी तक कहीं ना कहीं सार्वजनिक मंचों पर जिसकी बात हुई। सबसे पहले बात करते हैं प्याज एक्सपोर्ट से कितना नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर की रात को प्याज एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। माना जा रहा है कि इस फैसले से लेकर अब तक महाराष्ट्र की प्याज किसानों को ही 2 से 3 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, क्योंकि प्याज की कीमत तकरीबन 18 से 20 रुपए प्रति किलो नीचे आ गई है। ऐसे में महाराष्ट्र के प्याज किसानों को ही 2 से 3 हजार करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक उठाना पड़ रहा है एक महीने में। अगर हम लोग बात करते हैं, इसकी जानकारी पिछले दिनों एनसीपी सांसद डॉक्टर अनिल अमोल ने सदन में भी दी थी। सदन में इसको लेकर उन्होंने सवाल पूछा था। वहीं अगर प्याज किसानों के नुकसान का ये जो आंकड़ा है, इसमें गुजरात और मध्य प्रदेश के किसानों को भी शामिल करें, राजस्थान के किसानों के नुकसान को भी शामिल करें, तो संभवतः ये प्याज किसानों का नुकसान ही एक्सपोर्ट बैन के बाद जो प्याज किसानों को नुकसान हुआ है वो 5,500 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है, 5,000 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। ये समझना होगा। वहीं जो बातें हुई हैं अभी तक, हमने देखा कि गेहूं एक्सपोर्ट बैन है, प्याज एक्सपोर्ट बैन है, गेहूं में स्टॉक लिमिट लगा दी गई है, प्याज या चावल पे स्टॉक लिमिट लगाने की तैयारी है। सरकार लगातार जो गेहूं और चावल के दामों को नियंत्रित करते हुए उन्हें खुले बाजार में बेच रही है, ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत, उससे भी किसानों को नुकसान हुआ है। इसके बारे में बीते दिनों इंडियन काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की स्टडी में बड़ा दावा किया था। रिसर्च की जो स्टडी है उसके अनुसार उसमें दावा किया गया था कि ऐसे जो दाम नियंत्रित करने के जो प्रयास हुए हैं खाद्य वस्तुओं के, उससे किसानों को 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये एक आंकड़ा है जो किसानों के नुकसान पर बातें करता है। अब समझना होगा कि किसानों को इन प्रयासों से कितना नुकसान हुआ है। अब जाहिर तौर पर समझना होगा कि किसी भी सरकार के लिए आम उपभोक्ता और किसान दोनों ही साथ साथ चलते रहने चाहिए। अब इसको समझना होगा कि वो कैसे, किस सरकारों को क्या चाहिए कि सरकार आखिरकार जो किसानों के मामले में क्यों बेखबर है, किसानों को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो किसानों की फसलों के जो दाम कम हो रहे हैं उसको लेकर सरकार की बेरुखी है, वो बेखबर है, तो उसको लेकर क्या हो सकता है। अपनी जनता के लिए यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि अपनी जनता के लिए, जनता को किसी भी तरह की राहत देने की कोशिश करना किसी भी सरकार के लिए प्राथमिकता में होना चाहिए। लेकिन राहत के ये प्रयास जब उपभोक्ताओं और किसानों
जैसे वर्गों में बढ़ जाए तो संघर्ष स्वाभाविक ही है। ये संघर्ष तनाव के तौर पर हो सकता है, हम देख रहे हैं, या परेशानियों के तौर पर हो सकता है, जिसमें किसानों के हिस्से परेशानी आ रही है। आम उपभोक्ता को बेशक इन प्रयासों से बड़ी राहत मिल रही है, लेकिन किसानों को बड़ा नुकसान मिल रहा है। प्याज किसानों के हमने बात की, हमने देखा कि गेहूं और चावल के किसानों को भी किस तरीके से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर किसानों के लाभ की बलि लेकर, जो किसानों को फायदा होने वाला है या फायदा अपेक्षा थी किसानों को, जिस उम्मीद के साथ किसानों ने अपनी फसल को स्टॉक किया था या फसल बेचने की तैयारी की थी, इन फैसलों से जो उनके उस उम्मीद को ठेस पहुंची है, तो किसानों की लाभ की बलि लेकर आम उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश अगर की जाए तो इन कोशिशों को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। इस मामले में अगर दार्शनिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो अन्नदाता को दुखी कर स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ समाज की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। वहीं इस मामले में अगर सामान्य दृष्टि से देखा जाए या कहा जाए तो कि किसान भी उपभोक्ता ही है। इस बात को हमें समझना होगा कि किसान भी एक उपभोक्ता ही है और उनकी आय का मुख्य आधार अनाज बेचकर होने वाली इनकम ही है। अगर ऐसे में उनकी आय पर, उनकी इनकम पर अगर पहरा रहता है, उनकी इनकम पर जो उनको अपेक्षित उनकी आय है, जो उनकी संभावनाओं से उनकी जो इनकम होने वाली है, उस पर अगर नियमों का पहरा रहता है, नियमों की बंदिशें रहती है, तो समझा जा सकता है कि किसानों की समस्या का कभी समाधान नहीं होगा। किसान समस्याओं में है, जो दम तोड़ती खेती है, वो दम तोड़ती खेती कभी भी वो तस्वीर नहीं बदल सकती है। ऐसे में किसान तक मानता है, या ये कह सकते हैं कि मैं ये जरूर मानता हूं कि उपभोक्ता और किसानों के हितों में संतुलन साधने की जरूरत है। एक सरकार को ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए, एक ऐसी नीति की आवश्यकता है जिसमें किसानों के फायदों की बलि पर उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश नहीं की जाए। जरूरी है कि महंगाई पर पैनी नजर रखी जाए और इसे कम करने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जाएं। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि जो उपज के दाम गिरते हैं तो किसानों को इससे नुकसान होता है, और जो सरकारी नीतियां बनती हैं महंगाई कम करने के लिए, उससे जो किसानों को नुकसान होता है उस पर भी प्रतिदिन उसकी भी खबर ली जाए और उसको भी कम करने के लिए, किसानों के नुकसान पर को कम करने के लिए, जो दाम कम कर रहे हैं उसको अस्थिर बनाए रखने के लिए जरूरी फैसले भी आवश्यक रूप से लिए जाएं। ऐसे ही क्योंकि इन्हीं प्रयासों से किसानों की मुश्किलों का समाधान किया जा सकता है और किसानों की ये मुश्किलें संभवतः बड़े स्तर पर विकराल रूप ले सकती हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।